जब 131 में तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकती। हेलो एवरीवन, ये समझ जाना ये रिपीट चैप्टर है। ये इसलिए वापस अपलोड किया क्योंकि मुझे से गलती से चैप्टर का टाइटल गलत हो गया था। मैंने बद में बदले की पर पॉकेट नॉवल वाले रिस्ट्रिक्शन लगा रखे जिस वजह से हुआ नहीं। आप लोग को परेशानी ना हो इसलिए दोबारा अपलोड किया, बट डोंट वेरी, आज का चैप्टर थोड़ी देर में मिल जाएगा। समर्थ ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा और बोला कि उसकी मर्जी का क्या हम। कबीर ने कहा जहाँ प्यार है वहाँ टक्कर भी होती है, ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो सके। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, अगर वो मुझसे रूठ गई तो भी मैं उसे प्यार से मना लूंगा। अब आप सब लोग जाए, मैं अपनी बीवी साथ हूँ यहाँ। उसके ऐसे कहने पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कबीर मोनी को देखता है, वहीं बैठकर उसका हाथ थामते हुए प्यार से उसके माथे को चूम कर कहता है, जल्दी ठीक हो जाओ वाइफी। कबीर वहीं पर उसका हाथ थामते हुए कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वही वार्ड के बाहर समर्थ और अमला साहब उन दोनों को देख रहे थे। दरअसल वो लोग गए नहीं बल्कि वही बाहर खड़े उन दोनों को देख रहे थे। समर्थ अमला साहब को देखकर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अंकल मुझे पता है कि जो बीर ने किया वो गलत है, उसे मोनी की मर्जी के खिलाफ उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। बट यकीन करें, मैंने उसकी आंखें में मोनी के लिए कुछ एहसास देखे हैं, जिससे साबित होता है कि वो उसे पसंद करता है। पर यकीन मानिए, अगर मोनी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहेगी तो कभी भी ये शादी स्वीकार नहीं करूंगा। अमला साहब ने कहा, हमारे यहाँ रिश्ते की बात बड़े करते हैं, क्या मिस्टर राजपूत इतने फ्री नहीं है जो हमें उनके बड़े बेटे से बात करनी होगी। समर्थ उनका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अंकल आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मेरे लिए मर चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी बड़े से बात करनी है तो मैं अपनी दादी से आपकी बात करवाऊंगा। अमला साहब ने उसे देखकर कहा, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। समर्थ गुस्से में वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए एक सुनसान जगह पर आकर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। आज वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वही गाड़ी के बोनट पर बैठकर शराब की घुट लगाने लगा। हर एक घुट के साथ उसके दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसका इस तरह से प्रिशा से मिलना, फिर अमला साहब का जाने अनजाने में उसके अतीत दर्द को कुरेद देना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। सबके पास रहकर भी समर्थ अकेला था, जिसे अपने इमोशन जाहिर करना नहीं आता था। वही वो कब शराब की बोतल खत्म कर देता है उसे पता भी नहीं चलता। उसे अब नशा चढ़ने लगा था, फिर भी वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। वही सामने से एक ऑटो आती है, पर समर्थ की कार सामने होने की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। वो ऑटो वाला हन मारने लगा, पर कई बार हन मारने पर भी जब समर्थ की गाड़ी हटती नहीं तो ऑटो में बैठी लड़की इरिटेट होकर कहती है, ओ भाया जाकर देखो किस नामकुल के कानपुर में हड़ताल है जो सुनाई नहीं दे रहा है। वो ऑटो उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए वाला कहता है, अरे मैडम, कहीं कोई गैंगस्टर बागेरा हुआ तो हमारा राम नाम सत्य है जो जाएगा। वही वो लड़की उसे घूरते हुए मुक्का दिखाकर कहती है, तो क्या हम दोनों यहाँ पर ऐसे ही इंतजार करते हुए भजन करेंगे? बैठे रहो फट्टू कहीं के, मैं देख कर आती हूँ, और अगर कोई गैंगस्टर मिला ना तो उसके रिवॉल्वर से सबसे पहले तुम्हारा भेजा उड़ाऊंगी। कहते हुए गाड़ी के पास जाती है। वो लड़की जब गाड़ी के पास आई तो देखा एक लड़का सर झुकाए हुए स्टीयरिंग घुमा रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने वाली गाड़ी घुमा रहा हो। वो लड़की गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए कहती है, ओ तेरी ऐसी की तैसी, ये रोड क्या अपने बाप का समझ रखा है? जल्दी से हटा इसे, वरना तेरी इस महंगी गाड़ी के सारे पुर्जों को तेरे साथ पैक करके तेरे घर भिजवा दूंगी। वो ऑटो वाला आदमी जब ये देखता है तो घबराते हुए कहता है, ये पागल औरत खुद मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। ये सोचते हुए पतली गली से निकल जाता है। वही गाड़ी बैठा समर्थ जब सर उठाकर सामने देखता है तो खुशी से शीशे को छूते हुए नीचे करके कहता है, प्रिशा तुम यहाँ? प्रिशा भी यूं समर्थ को देखकर हैरान थी। वो भी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ? समर्थ नशे में खुश होते हुए कहता है, प्रिशा ये देखो जादुई आईना, देखा कैसे इसके हटते ही मुझे सिर्फ तुम दिखाई नहीं बल्कि सुनाई दे रही हो। प्रिशा को उसकी बातों से और स्मेल से पता चल जाता है कि उसने शराब पी रखी है। समर्थ तुमने ड्रिंक की है? प्रिशा ने सवाल किया तो समर्थ ने किसी बच्चे की तरह सरना में हिलाते हुए कहा, नो, मैंने बिल्कुल नहीं पी है। ड्रिंक करने से दादी बहुत मरती है, इसलिए समर्थ दादी का अच्छा बच्चा है, इसलिए मैंने ड्रिंक नहीं की। प्रिशा ने उसे देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा तुमने ड्रिंक नहीं की तो क्या बुतने की है बेवकूफ़? और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कहाँ है जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली गई?
समर्थ ने अचानक दरवाजा खोलकर प्रिशा को अंदर खींचते हुए रोकर कहा, वो बहुत बुरी है। वो जानती है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझे तराशाती है। तुम्हें पता है मुझे यहाँ दर्द होता है, कहते हुए अपनी दिल वाली जगह पॉइंट करता है। प्रिशा को लगता है शायद वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है। उसे कहीं न कहीं थोड़ा बुरा लगता है। समर्थ उसे हक करते हुए कहता है, तुम जानती हो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पहले मेरी मम्मा मुझे अकेला छोड़कर चली गई, फिर कबीर ने भी मुझे छोड़ दिया और अब वो मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हें पता है मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी आंखें में आंसू मेरे लिए 1000 मौत के बराबर है। पर वो नहीं समझती, कहते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए रोने लगा। समर्थ को रोता देखकर प्रिशा उसे चुप करवाते हुए कहती है, रिलैक्स समर्थ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, देखना सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। समर्थ प्रिशा के गले लगकर सुबकते हुए कहता है, पर ये गाड़ी चल नहीं रही, खराब गाड़ी है, मैंने इसे कितनी रिक्वेस्ट की फिर भी नहीं चली। प्रिशा ने तो परेशान होते हुए माथा पीट लिया, क्योंकि समर्थ तो तब से गाड़ी को बिना स्टॉप किए टॉय कार की तरफ स्टीयरिंग घुमाए जा रहा था। प्रिशा ने समर्थ से कहा, समर्थ थोड़ा शिफ्ट हो क्योंकि ड्राइव करना है। पर समर्थ तो बच्चों की तरह गाड़ी की हर स्विच, लाइट, गियर, स्टीयरिंग को देखकर बहुत खुश हो रहा था। प्रिशा ने जैसे तैसे उसे दूसरी धक्का दिया और खुद ड्राइव करने लगती है। प्रिशा को जितना समर्थ की बातों से समझ आया था कि दादी गुस्से वाली है, कहीं समर्थ की पिटाई ना कर दे, ये सोचते हुए वो उसे अपने अपार्टमेंट की ओर ले जाती है। अगली सुबह मंदिर। आज सुबह सुबह अर्नब नहा धोकर तैयार होते हुए मंदिर आ गया था। हम जी बिल्कुल सही सुना, अर्नब आया हुआ था मंदिर। अर्नब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसे करते देखकर एक आदमी ने कहा, ओ भाई साहब, भगवान जी उधर है इधर उधर क्या देख रहे हो? अर्नब उसे घूरते हुए कहता है, आपसे मतलब। तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है, जहां एक लड़की पिंक कलर की सलवार सूट पहनकर आरती की थाल खड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। आप समझ ही गए होंगे, हमारे अर्नब बाबू चाहत जी का पीछा करते हुए यहाँ धमके थे। अर्नब वही दूर खड़ा उसे देखे जा रहा था। पहले प्यार का नशा कहाँ उतर पाया है, अर्नब खोए हुए वही खड़ा चाहत को देखने लगा। वही चाहत आंखें बंद किए गए महादेव की आरती करते हुए गाती है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योत उजगार है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्नब जो चाहत से कुछ दूर ही खड़ा हुआ था, उसके जब यह आवाज पड़ी तो उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। पर चाहत से दूर खड़े होने की वजह से उसे पता ही चलता कि यह आवाज किसी और की नहीं, चाहत की ही है। थोड़ी देर बाद आरती खत्म हो जाती है। चाहत आरती की थाल पंडित जी की ओर बढ़ा देती है। आरती खत्म होते ही अर्नब भागते हुए ऊपर आ जाता है। सब लोग आरती और प्रसाद और आशीर्वाद लेने लगे। चाहत की आंखें बंद थी, इसलिए उसे पता भी नहीं चलता कब अर्नब उसके बगल में खड़ा कर उसे देखने लगाता है। पंडित जी उसे देखकर हल्का सा हंसते हैं, तो अर्नब उनकी ओर देखता है। पंडित जी उसे आंखों के इशारे से कहते हैं, भगवान सामने है तो उधर क्या देख रहे हो? अर्नब भी उन्हें वैसे ही इशारे से जवाब देते हुए कहता है, पर मेरी सेटिंग तो यहाँ है, आप हम दोनों को आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? पंडित जी ने भी वैसे ही कहा, मुझे मत सिखाओ, मैं नहीं दूंगा आशीर्वाद। अर्नब ने दुनिया भर की मासूमियत आंखों में भरते हुए कहा, प्लीज। कहीं ना कहीं उसकी मासूमियत से पंडित जी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। चाहत ने ऐसा आशीर्वाद सुना तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने अपनी आंखें खोलते हुए पंडित जी को देखा तो उन्होंने बगल की तरफ इशारा कर दिया। चाहत ने अपने बागल देखा तो अर्नब दुनिया भर की खुशी लिए जीत भरी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। चाहत ने ये देखा तो उनकी आंखों सिकुड़ गई। वो अर्नब को इग्नोर करते हुए चली गई। अर्नब भी मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। सुबह हो चुकी थी। इतने टाइम बाद मोनी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। वो होश में आने लगी। उसने देखा तो वो हॉस्पिटल में थी। वही कबीर उसका हाथ पकड़कर वही सोया हुआ था। मोनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो स्टार्टिंग से सब कुछ याद करने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसे गोली, सब कुछ धीरे धीरे कर याद आने लगा। सब कुछ याद करते हुए जब उसने माथा को छूकर देखा तो वहां सिंदूर भरा हुआ था, जिसे देखकर वो एक नज़र कबीर को देखते हुए ये सब मिटाने की कोशिश करती है, पर वो उसे मिटा पाती इससे पहले ही कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये क्या कर रही है? मोनी ने उसे देखकर कहा, एक लड़की की शादी को लेकर कर अरमान होते हैं, मेरे भी कुछ अरमान थे कहते हुए, पर तुमने क्या किया, मुझसे तरस खाकर शादी करी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये दया, तुम्हारा ये एहसान कहते हुए उसका गला भर आया था।
कबीर ने उसे कहा, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। मोनी ने कहा, हम मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए होश आया था। तब सुना था कि किस तरह तुम ये जानने के बाद कि मैं कभी मां नहीं बन सकती तुमने अपने गिल्ट के लिए मुझसे शादी करी। मोनी ने उसे देखते हुए कहा, तुम समझे क्यों नहीं, मैं अब पूरी नहीं अधूरी हूँ। तुम्हें चाह कर भी एक बच्चे और पत्नी सुख नहीं दे सकती हूँ, और ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ जिसमें मेरी मर्जी ही शामिल नहीं है। कबीर को उसकी बात सुनकर कर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ कह पता इससे पहले ही एक आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। कबीर और मोनी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दादी को देखकर कबीर के हाथ पांव ठंडे जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने दादी से बिना बताए शादी जो करी थी। जब 132 मैंने तुम्हें करीब से कब छुआ है जो तुम मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। मोनी ने उसे देखकर कहा, एक लड़की की शादी को लेकर कर अरमान होते हैं। मेरे भी कुछ अरमान थे कहते हुए, पर तुमने क्या किया, मुझसे तरस खाकर शादी करी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये दया, तुम्हारा ये एहसान कहते हुए उसका गला भर आया था। कबीर ने उसे कहा, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। मोनी ने कहा, हम मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए होश आया था। तब सुना था कि किस तरह तुम ये जानने के बाद कि मैं कभी मां नहीं बन सकती तुमने अपने गिल्ट के लिए मुझसे शादी करी। कबीर ने उसे देखकर कहा, मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी हो चुकी है और मेरे लिए यही ज़्यादा मैटर करता है। मोनी ने उसे देखते हुए कहा, तुम समझे क्यों नहीं, मैं अब पूरी नहीं अधूरी हूँ। तुम्हें चाह कर भी एक बच्चे और पत्नी सुख नहीं दे सकती हूँ, और ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ जिसमें मेरी मर्जी ही शामिल नहीं है। कबीर को उसकी बात सुनकर कर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ कह पता इससे पहले ही एक आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। कबीर और मोनी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दादी को देखकर कबीर के हाथ पांव ठंडे जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने दादी से बिना बताए शादी जो करी थी। कबीर की तो मानो हवाएं उड़ जाती है। दादी गुस्से से घूरते हुए उसका मरोड़कर कहती है, क्यों गोलू, तूने शादी करी और हमें दावत पे नहीं बुलाया। कबीर दर्द से कराहते हुए कहता है, आह दादी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो ना। मेरी बीवी देख रही है, क्या इंप्रेशन रह जाएगी मेरी उसके सामने। आयु ने दादी को देखकर कहता है, दादी जरा और कसकर मरोड़ो। बाहर समर्थ भाई की जवानी निकलती जा रही है और ये जिसके दूध के दांत निकले भी नहीं वो शादी करके बैठा है, वो भी मेरे बिना। उसके ऐसे कहने पर सब उसे अजीब नज़रों से दिखते हैं तो आयु सबकी नज़र को खुद पर महसूस कर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, वो मेरे कहने का मतलब था कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड अपनी बालियों के साथ एक मंडप शादी करेंगे, लेकिन इस इडियट ने प्रॉमिस तोड़ दिया। कबीर ने उसकी बात सुनकर कहा, तू चुप कर, आज के युद्ध का नारद मुनि जब देखो सबकी चुगली करता रहता है। फिर वो दादी को देखकर सारी बातें बताता है। दादाजी उसके पास आकर कहते हैं, शादी कोई छोटी चीज नहीं होती, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना कबीर। कबीर ने सर झुकाकर चोर नज़र से एक बार मोनी को देखने के बाद दादाजी से कहता है, दादाजी सच कहूँ तो मैं मोनी को पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं भी इस शादी को निभाना चाहता हूँ। तभी दादी ने प्यार से मोनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बताओ, क्या तुम नालायक को पसंद करती हो। मोनी ने गुस्से में कबीर को देखते हुए दादी से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इस बेहयाद इंसान की शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। मोनी ने बिल्कुल सीधा और सपाट लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वही दादी कबीर को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहती है, ये बच्ची तो कह रही है कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तूने शादी क्या इसके बिना मर्जी के की है। दादी के कहने पर मोनी ने धीरे से मगर तुनक कर कहा, हम इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, वो भी जब मैं बेहोश थी तब की है। कबीर ने उसे देखकर दादी को जारा साइड करते हुए उसके पास जाकर उसे घूरते हुए कहता है, ओह हो, बड़ी सती सावित्री बन रही हो ना। वो तुम ही थी ना जो तितली की तरह मेरे आगे पीछे मंडरा रही थी, और अब तुम्हें इस शादी से मिर्ची लग रही है। अगर मैं उस वक्त ये शादी नहीं करता ना तो तुम्हारा वो खुसर एगडू टकला बाप यानी मेरा ससुर किसी सिंपंजी से करता तुम्हारी शादी। मैंने लोगों को कहते हुए सुना था शादी के बाद पति बदल जाते हैं, पर यहाँ तो मेरी पत्नी ही बदल गई। कबीर अपनी सारी भड़ास एक बार में ही निकल देता है। तभी आयु कहता है, देख रहे हो ससुर जी, आपका दामाद आपसे कितना प्यार करता है, देखो कैसे आपकी तारीफों के पुल बांटते हुए मिश्री निकल रही है बेचारे के मुंह से। ये सुनते ही कबीर आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र अमला साहब से टकराती है, जो उसे अपनी नकली विग को ठीक करते हुए गुस्से से घूर रहे थे। कबीर ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे ससुर जी गुड मॉर्निंग, आप कब आए।
एमला साहब ने उसे घूरते हुए ताना देते हुए कहा, तभी बेटा जब तुम हमारे बारे में अपने मुंह से मिश्री घोल रहे थे। तभी दादाजी ने एमला साहब के सामने आकर कहा, बच्चा है वो, उसकी गलती के लिए माफ़ कर दो उसे बेटा। जो हुआ सो हुआ। अब देखा जाए तो दोनों बच्चों ने शादी भी करी है, पर फिर भी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हुए अपने पोते का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए मांगते हैं। अब कबीर के माँ बाप भारत में हैं नहीं, इसलिए हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने पोते के लिए मांगते हैं। एमला साहब ने जल्दी से उनके हाथ को पकड़कर कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे लिए पिता सामान हैं। और सच कहूँ तो मुझे कबीर पहले ही पसंद था, क्योंकि कौन बाप नहीं चाहता उसकी बेटी को एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिले। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। तभी मोनी ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे ऐतराज है। मैंने कहा ना, मुझे इस खोखटलाल से शादी नहीं करनी। कबीर ने उसे देखकर गुस्से से कहा, वॉट खो वॉट एवर, वो जो भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा अजीब सा नाम देने की, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम जब से मिली हो तब से मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, एंड अब जब सब कुछ सेट है तो तुम शादी नहीं करना चाहती। बता सकती हूँ क्यों? मोनी ने भी गुस्से में कहा, हम नहीं करना चाहती, और क्यों करूँ तुमसे शादी? ताकि तुम मुझे मार सको, पीट सको, मुझे हरेश कर सको। पापा विधायक है हमारे। तुम्हें क्या लगता है हम चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम पर हेरसमेंट का केस करेंगे, तुम्हें जेल में चक्की पीसबेंगे। सब लोग मोनी बात सुनकर हैरान थे। कबीर तो खुद आंख मूंद फाड़े देख रहा था, क्योंकि मोनी तो कुछ बोले जा रही थी। तभी दादाजी ने अपनी छड़ी से कबीर को एक जोर का धरते हुआ कहा, ये क्या बोले जा रही है ये लड़की? बेचारा कबीर दर्द से कराहते हुआ मोनी से कहता है, यू मेंटल वुमेन, मैंने तुम्हें करीब से कब छुआ है जो तुम मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही हो? मोनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा, मुझे अपने 150 किलो के हाथ से जो थापड़ जड़ा है उसके बारे में कौन तुम्हारा बाप बताएगा? कबीर ने उसे गुस्से से कहा, तुम। पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आई नो कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन क्या जानती हो एक पुलिस वाले की जब कितनी जोखिम भारी होती है। तुम्हें मेरा थापड़ मारना तो दिखा, पर खुद की बचकानी हरकतें नहीं दिखी। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे टीम के हाथ से एक मुजरिम भाग गया, जिसे बिना खाए पिए सोए हम लोग कुत्तों की तरह 1 महीने से ढूंढ रहे थे। वो तुम्हारी इन फालतू ड्रामों की वजह से बचकर भाग गया। तुम्हें पता है मुझे डीजी सर की तरफ से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि मैं उस इंसान को परख नहीं सका। तुम बताओ उन्हें जाकर क्या एक्सप्लेन क्या बताऊं? ऊपर से तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी जान सूख गई थी। पर ये सब तुम नहीं समझ सकती। ओके फाइन, तुम्हें शादी नहीं माननी मत मानो, कोई प्रेशर नहीं है, बट अब बिना बहेश किए चुपचाप आराम करो। फिर वो दादी को देखकर कहता है, दादी इसे प्लीज़ कुछ खिला देना और यही रुकना जब तक मैं फ्रेश होकर नहीं आ जाता। कहते हुए वो चला जाता है। मोनी उसे जाता हुआ देखती रहती है। उसे कबीर के लिए बहुत बुरा फील होता है और साथ में खुद के कहे शब्दों के लिए गिल्ट भी। दूसरी तरफ चौहान हाउस, जैसा कि संभव ने कहा था, भावना उसे परेशान करती ही रहती थी, इसलिए उसने अपना सारा काम घर से करना शुरू कर दिया था। संभव बैठकर लैपटॉप पर अपने काम ही कर रहा था, तभी डोरबेल बजती है। इस वक्त घर पर दोनों ही अकेले थे, जिस वजह से संभव को खुद ही डोर खोलने जाना पड़ा। संभव डोर खोलने चला गया तो भावना ने उसके लैपटॉप में झांकना शुरू किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने संभव को स्वयं कपूर को 90 लाख रुपए ट्रांसफर कराते हुए देखा। वो आगे कुछ और देख पाती इससे पहले ही संभव ने आकार लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ये ताका झांकी करना बंद करो और ये लो अपना पिज्जा, इसे उठाओ और चलती बनो। तभी भावना ने खड़े होते हुए कहा, तुम पापा को इतने सारे पैसे क्यों भेज रहे हो? संभव ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे मतलब की है उस पर ध्यान दो। भावना ने उसके सामने जाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे। संभव ने शांति से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। भावना ने उसे देखकर गुस्से में कहा, बिना सच जाने मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने बड़ी आसानी से मेरे पापा मना लिया था, इसलिए मुझे सच सच बताओ। भावना प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे तेज गुस्सा आ रहा था, जो मूड स्विंग की वजह से हो रहा था। यही वजह थी जो। संभव ने फिर से शांति से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। भावना ने चिल्लाते हुए उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे सच जानना है। संभव जो तब से खुद को कंट्रोल किए जा रहा था, वो अब अपना आपा खो देता है और गुस्से से भावना की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें जानना है ना तो सुनो, मैं अपने बच्चे और तुम्हारी हर रात की कीमत दे रहा हूँ। सुना तुमने? भावना ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। संभव ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप यूं ही तुम्हारे लिए मान गया इस शादी को?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो बैठे बिठाए सोने की अंडे देने मुर्गी मिल गई थी। वो अच्छे से जानता था चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एशिया के टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में से एक है। मतलब पैसा है पैसा। और भी जानता था कि उस तुषार ओबरॉय जैसे 1000 लोग मेरे लिए काम करते हैं, तो इतना अच्छा मौका वो भला कैसे जाने देता। इसलिए तुम्हारे सो कॉल्ड नीच बाप ने मेरे सामने शर्त रख दी और उस दिन जब 133 साजिश। मोनी ने उसे देखकर कहा, एक लड़की की शादी को लेकर कर अरमान होते हैं। मेरे भी कुछ अरमान थे कहते हुए, पर तुमने क्या किया, मुझसे तरस खाकर शादी करी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये दया, तुम्हारा ये एहसान कहते हुए उसका गला भर आया था। कबीर ने उसे कहा, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। मोनी ने कहा, हम मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए होश आया था। तब सुना था कि किस तरह तुम ये जानने के बाद कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तुमने अपने गिल्ट के लिए मुझसे शादी करी। कबीर ने उसे देखकर कहा, मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी हो चुकी है और मेरे लिए यही ज़्यादा मैटर करता है। मोनी ने उसे देखते हुए कहा, तुम समझे क्यों नहीं, मैं अब पूरी नहीं अधूरी हूँ। तुम्हें चाह कर भी एक बच्चे और पत्नी सुख नहीं दे सकती हूँ, और ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ जिसमें मेरी मर्जी ही शामिल नहीं है। कबीर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ कह पता इससे पहले ही एक आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। कबीर और मोनी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दादी को देखकर कबीर के हाथ पांव ठंडे जाते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने दादी से बिना बताए शादी जो करी थी। कबीर की तो मानो हवाएं उड़ जाती है। दादी गुस्से से घूरते हुए उसका मरोड़कर कहती है, क्यों गोलू, तूने शादी करी और हमें दावत पे नहीं बुलाया। कबीर दर्द से कराहते हुए कहता है, आह दादी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो ना। मेरी बीवी देख रही है, क्या इंप्रेशन रह जाएगी मेरी उसके सामने। आयु ने दादी को देखकर कहता है, दादी जरा और कसकर मरोड़ो। बाहर समर्थ भाई की जवानी निकलती जा रही है, और ये जिसके दूध के दांत निकले भी नहीं वो शादी करके बैठा है, वो भी मेरे बिना। उसके ऐसे कहने पर सब उसे अजीब नज़रों से दिखते हैं, तो आयु सबकी नज़र को खुद पर महसूस कर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, वो मेरे कहने का मतलब था कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड अपनी बालियों के साथ एक मंडप शादी करेंगे, लेकिन इस इडियट ने प्रॉमिस तोड़ दिया। कबीर ने उसकी बात सुनकर कहा, तू चुप कर, आज के युद्ध का नारद मुनि जब देखो सबकी चुगली करता रहता है। फिर वो दादी को देखकर सारी बातें बताता है। दादाजी उसके पास आकर कहते हैं, शादी कोई छोटी चीज नहीं होती, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना कबीर। कबीर ने सर झुकाकर चोर नज़र से एक बार मोनी को देखने के बाद दादाजी से कहता है, दादाजी सच कहूँ तो मैं मोनी को पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं भी इस शादी को निभाना चाहता हूँ। तभी दादी ने प्यार से मोनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बताओ, क्या तुम नालायक को पसंद करती हो। मोनी ने गुस्से में कबीर को देखते हुए दादी से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इस बेहयाद इंसान की शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। मोनी ने बिल्कुल सीधा और सपाट लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वही दादी कबीर को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती है, ये बच्ची तो कह रही है कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो तूने शादी क्या इसके बिना मर्जी के की है। दादी के कहने पर मोनी ने धीरे से मगर तुनक कर कहा, हम इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, वो भी जब मैं बेहोश थी तब की है। कबीर ने उसे देखकर दादी को जारा साइड करते हुए उसके पास जाकर उसे घूरते हुए कहता है, ओह हो, बड़ी सती सावित्री बन रही हो ना। वो तुम ही थी ना जो तितली की तरह मेरे आगे पीछे मंडरा रही थी, और अब तुम्हें इस शादी से मिर्ची लग रही है। अगर मैं उस वक्त ये शादी नहीं करता ना, तो तुम्हारा वो खुसर एडू टकला बाप यानी मेरा ससुर किसी सिंपंजी से करता तुम्हारी शादी। मैंने लोगों को कहते हुए सुना था, शादी के बाद पति बदल जाते हैं, पर यहाँ तो मेरी पत्नी ही बदल गई। कबीर अपनी सारी भड़ास एक बार में ही निकल देता है। तभी आयु कहता है, देख रहे हो ससुर जी, आपका दामाद आपसे कितना प्यार करता है। देखो कैसे आपकी तारीफों के पुल बांटते हुए मिश्री निकल रही है बेचारे के मुंह से। ये सुनते ही कबीर आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र अमला साहब से टकराती है, जो उसे अपनी नकली विग को ठीक करते हुए गुस्से से घूर रहे थे। कबीर ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे ससुर जी गुड मॉर्निंग, आप कब आए। एमला साहब ने उसे घूरते हुए ताना देते हुए कहा, तभी बेटा जब तुम हमारे बारे में अपने मुंह से मिश्री घोल रहे थे। तभी दादाजी ने एमला साहब के सामने आकर कहा, बच्चा है वो, उसकी गलती के लिए माफ़ कर दो उसे बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब देखा जाए तो दोनों बच्चों ने शादी भी करी है, पर फिर भी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हुए अपने पोते का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए मांगते हैं। आप कबीर के माँ बाप भारत में हैं नहीं, इसलिए हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने पोते के लिए मांगते हैं।
एमला साहब ने जल्दी से उनके हाथ को पकड़कर कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे लिए पिता सामान हैं। और सच कहूँ तो मुझे कबीर पहले ही पसंद था, क्योंकि कौन बाप नहीं चाहता उसकी बेटी को एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिले। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। तभी मोनी ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे ऐतराज है। मैंने कहा ना, मुझे इस खोखटलाल से शादी नहीं करनी। कबीर ने उसे देखकर गुस्से से कहा, वॉट खो वॉट एवर, वो जो भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा अजीब सा नाम देने की, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम जब से मिली हो तब से मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, एंड अब जब सब कुछ सेट है तो तुम शादी नहीं करना चाहती। बता सकती हूँ क्यों? मोनी ने भी गुस्से में कहा, हम नहीं करना चाहती, और क्यों करूँ तुमसे शादी? ताकि तुम मुझे मार सको, पीट सको, मुझे हरेश कर सको। पापा विधायक है हमारे, तुम्हें क्या लगता है हम चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम पर हेरसमेंट का केस करेंगे, तुम्हें जेल में चक्की पीसबेंगे। सब लोग मोनी बात सुनकर हैरान थे। कबीर तो खुद आंख मूंद फाड़े देख रहा था, क्योंकि मोनी तो कुछ बोले जा रही थी। तभी दादाजी ने अपनी छड़ी से कबीर को एक जोर का धरते हुआ कहा, ये क्या बोले जा रही है ये लड़की? बेचारा कबीर दर्द से कराहते हुआ मोनी से कहता है, यू मेंटल विमेन, मैंने तुम्हें करीब से कब छुआ है जो तुम मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही हो? मोनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा, मुझे अपने 150 किलो के हाथ से जो थापड़ जड़ा है उसके बारे में कौन तुम्हारा बाप बताएगा? कबीर ने उसे गुस्से से कहा, तुम। पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आई नो कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन क्या जानती हो एक पुलिस वाले की जब कितनी जोखिम भारी होती है? तुम्हें मेरा थापड़ मारना तो दिखा, पर खुद की बचकानी हरकतें नहीं दिखी। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे टीम के हाथ से एक मुजरिम भाग गया, जिसे बिना खाए पिए सोए हम लोग कुत्तों की तरह 1 महीने से ढूंढ रहे थे। वो तुम्हारी इन फालतू ड्रामों की वजह से बचकर भाग गया। तुम्हें पता है, मुझे डीजी सर की तरफ से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि मैं उस इंसान को पकड़ नहीं सका। तुम बताओ उन्हें जाकर क्या एक्सप्लेन, क्या बताऊं? ऊपर से तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी जान सूख गई थी। पर ये सब तुम नहीं समझ सकती। ओके फाइन, तुम्हें शादी नहीं माननी, मत मानो, कोई प्रेशर नहीं है। बट अब बिना बहेश किए चुपचाप आराम करो। फिर वो दादी को देखकर कहता है, दादी इसे प्लीज कुछ खिला देना और यही रुकना जब तक मैं फ्रेश होकर नहीं आ जाता। कहते हुए वो चला जाता है। मोनी उसे जाता हुआ देखती रहती है। उसे कबीर के लिए बहुत बुरा फील होता है और साथ में खुद के कहे शब्दों के लिए गिल्ट भी। दूसरी तरफ चौहान हाउस, जैसा कि संभव ने कहा था, भावना उसे परेशान करती ही रहती थी, इसलिए उसने अपना सारा काम घर से करना शुरू कर दिया था। संभव बैठकर लैपटॉप पर अपने काम ही कर रहा था, तभी डोरबेल बजती है। इस वक्त घर पर दोनों ही अकेले थे, जिस वजह से संभव को खुद ही डोर खोलने जाना पड़ा। संभव डोर खोलने चला गया तो भावना ने उसके लैपटॉप में झांकना शुरू किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने संभव को स्वयं कपूर को 90 लाख रुपए ट्रांसफर कराते हुए देखा। वो आगे कुछ और देख पाती इससे पहले ही संभव ने आकार लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ये ताका झांकी करना बंद करो और ये लो अपना पिज्जा, इसे उठाओ और चलती बनो। तभी भावना ने खड़े होते हुए कहा, तुम पापा को इतने सारे पैसे क्यों भेज रहे हो? संभव ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे मतलब की है उस पर ध्यान दो। भावना ने उसके सामने जाते हुए कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे। संभव ने शांति से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। भावना ने उसे देखकर गुस्से में कहा, बिना सच जाने मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने बड़ी आसानी से मेरे पापा मना लिया था, इसलिए मुझे सच सच बताओ। भावना प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे तेज गुस्सा आ रहा था, जो मूड स्विंग की वजह से हो रहा था। यही वजह थी जो संभव ने फिर से शांति से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। भावना ने चिल्लाते हुए उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे सच जानना है। संभव जो तब से खुद को कंट्रोल किए जा रहा था, वो अब अपना आपा खो देता है और गुस्से से भावना की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें जानना है ना तो सुनो, मैं अपने बच्चे और तुम्हारी हर रात की कीमत दे रहा हूँ। सुना तुमने? भावना ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। संभव ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप यूं ही तुम्हारे लिए मान गया इस शादी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो बैठे बिठाए सोने की अंडे देने मुर्गी मिल गई थी। वो अच्छे से जानता था चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एशिया के टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में से एक है, मतलब पैसा है पैसा। और भी जानता था कि उस तुषार ओबरॉय जैसे 1000 लोग मेरे लिए काम करते हैं, तो इतना अच्छा मौका वो भला कैसे जाने देता। इसलिए तुम्हारे सो कॉल नीच बाप ने मेरे सामने शर्त रख दी और उस दिन जब 134 अर्नब चाहत एस पैशनेट किस दिल
भावना प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे तेज गुस्सा आ रहा था जो मूड स्विंग की वजह से हो रहा था। यही वजह थी जो संभव ने फिर से शांति से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। भावना ने चिल्लाते हुए उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे सच जानना है। संभव जो तब से खुद को कंट्रोल किए जा रहा था वो अब अपना आपा खो देता है और गुस्से से भावना की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें जानना है ना? अच्छा का कर कपड़े हुआ ही। संभव ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप यूं ही तुम्हारे लिए मान गया इस शादी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो बैठे बिठाए सोने की अंडे देने मुर्गी मिल गई थी। वो अच्छे से जानता था चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एशिया के टॉप मोस्ट 10 कंपनीज में से एक है। मतलब पैसा है पैसा। और भी जानता था कि उस तुषार ओबरॉय जैसे 1000 लोग मेरे लिए काम करते हैं तो इतना अच्छा मौका वो भला कैसे जाने देता। इसलिए तुम्हारे सो कॉल्ड नीच बाप ने मेरे सामने शर्त रख दी और उस दिन प्लेस बैक जब मैंने उन्हें कमरे में बुलाया तो दोनों ही आ गया। दोनों को एक नज़र देखने के बाद मैंने उनसे कहा कि तुम खुद इस शादी में रहना नहीं चाहती तो आखिर कब तक मैं तुम्हारे भागता रहूंगा, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए, दैट्स इट। स्वयं ने जब ये सुना तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि वो एक गोली से 2 सीकर करने की सोच रहा था। मतलब एक तरफ भावना का बच्चा चौहान इंडस्ट्री का मालिक, वही देवोश के बाद अच्छी खासी एलिमनी भी मिलने वाली थी, जिसके बाद वो चाहे तो तुषार से भी भावना की शादी करवा सकता था। वही संभव जब उसे चुप देखकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज मिस्टर कपूर, मेरी ये खुशी मुझसे मत छीनिए, इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ। 81 लाख रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुछ शर्त मंजूर है। संभव को उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप होकर अपनी ही बेटी का पैसों से सौदा कर रहा था। वो उसे हैरानी से देखने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल भावना का भी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था स्वयं उसके साथ ऐसा कर सकता था। भावना ये सब कुछ सोचते हुए लड़खड़ा गई, मानो उसमें जान ही ना बची हो। उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंद बह गई। संभव जो कि भावना की ओर पीठ करके खड़ा था, उसने भावना की ये हालत देखी ही नहीं, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो भावना की आंखें में ये सब देखकर बोल सके। उसने फिर कहना शुरू किया जहां उसे स्वयं ने कहा था, क्या हुआ मिस्टर चौहान, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी पूरी जायदाद मान ली हो। कहा, वो गहरा समंदर और उसमें मेरा ये अमाउंट बिल्कुल तिनके जैसा है। क्या हुआ, इतना नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए? कहते हुए वो गन लाकर उन पर तान दिए थे। संभव ने उसे देखकर कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लीजिए, आपने अपनी बेटी को 80 लाख में बेचा था, मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह एक खुदगर्ज बाप नहीं हो सकता। स्वयं कपूर बस खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जिस वजह से संभव छिते हुए कहा है, आप जैसा घिया निशान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्या आपको एहसास भी है जब बाप का ये चेहरा आपकी बेटी के सामने आएगा तो क्या होगा? स्वयं ने उसे देखकर आराम से बैठते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पैसे और पवार से प्यार है, जिसके लिए मैं किसी की भी बलि दे सकता हूँ, अपनी बेटी की भी। संभव उसे बिना कुछ कहे अपने दांत पीसते हुए चेक निकल कर साइन करते हुए उसके मुंह पर मार देता है और खुद को नॉर्मल कर बाहर आ जाता है। प्लेस बैक एंड संभव किसी आवाज सुनकर होश आता है। सर, मैडम बेहोश हो गई है। ये आवाज एक सर्वेंट की थी जो बेहोश भावना को उठाने की कोशिश करते हुए उसे बुला रहा था। संभव ने ये सुना तो भागते हुए भावना के पास आकर उसके सर को गोद में रखते हुए उस नौकर से कहता है कि सब जाओ, जाकर पानी लेकर आओ जल्दी। वो नौकर पानी लेकर आया तो संभव भावना के चेहरे पर पानी के छींटे मरते चेहरे को थपथपाने लगता है, पर फिर भी वो नहीं उठती तो संभव घबरा जाता है, कहीं उसने भावना को सब कुछ बताकर गलती तो नहीं कर दी, कहीं उसने जाने अजाने में अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल दिया। वो बिना कुछ सोचे समझे भावना को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ लेकर जाते हुए कहता है कि सब जल्दी से डॉक्टर को फोन करके जल्दी आने को कहो। भावना को आराम से बेड पर लेटाते हुए संभव डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। प्रिशा का अपार्टमेंट। प्रिशा समर्थ को लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाती है। उसे बहुत मुश्किल से खींचते हुए अपने फ्लो की तरफ ले जाने लगती है, जैसे एक छोटी सी चींटी के लिए 100 किलो मिठाई। प्रिशा उसे अंदर खींचते हुए अंदर लाकर उसे अपने बेड पर सुलाते हुए उसकी शो रिमूव करने लगा। उसे थोड़ा अच्छे से हवा आए इसके उसके 2 बटन को खोल देती है, उसके वॉच रिमूव करती है, पर बेचारे समर्थ को कुछ एहसास नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी में आते हुए ही सो चुका था। प्रिशा इतना करते हुए इतना ज्यादा थक गई थी कि वो आकार सीधा समर्थ के बागल में बेड पर ही लीन हो जाती है। पर कुछ समय बाद बेजनर का देख मंदिर चाहत ने अपने बागल देखा तो अर्नब दुनिया भर की खुशी लिए जीत भरी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था।
चाहत ने ये देखा तो उनकी आंखों सिकुड़ गई। वो अर्नब को इग्नोर करते हुए चली गई। अर्नब भी मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिए। चाहत ने ये देखा तो चिढ़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। वही अर्नब जोक की तरह मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चले जा रहा हूँ था और अर्नब के पीछे पर दूरी बनाए हुए उसके बॉडीगार्ड। अर्नब चाहत को देखते हुए मानो खोसा गया था। उसे ये सारी टीनेजर स्टाकर वाली हरकत कराते हुए भी मजा आ रहा था। वही चाहत उसके यूं मजनू जैसा बिहेव करता देख चिढ़कर उसे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां से उतरने लगी। पर जल्दी जल्दी उतरने की वजह से उसका पैर अचानक फिसल गया। इससे पहले कि वो उतने सारे सीढ़ियों से गिरती इससे पहले ही अर्नब ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया। चाहत सीधा अर्नब के सीने से जा लगी, जिससे अर्नब के दिल की धड़कन सामान्य से अधिक हो उठा, जैसे एक साथ 1000 तितलियां उड़ने लगी हों। इसी पल इसी एहसास को ही तो अजाने कितने महीने से तड़प रहा वो। अगर उसका बस चलता तो वो चाहत को कभी खुद से दूर होने नहीं देता। चाहत भी थोड़ा घबरा गई थी, पर उसने अर्नब को अपनी बाहों में नहीं भरा। उसे जब कुछ एहसास हुआ तो उसने अर्नब को हल्का सा धक्का देकर खुद को उससे दूर कर दिया गया। पर अर्नब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे बाहों में भरकर बस प्यार करना चाहता था। चाहत उसकी बाहों में अब झटपटाने लगी, पर हमेशा की तरह वो छूट नहीं पाई। या इतने दिनों बाद अपनी मोहब्बत देखकर दिल कमजोर पड़ रहा था, कहना मुश्किल था। अर्नब उसका देखकर मुस्कुरा रहा था, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। अर्नब ने जल्दी से चाहत के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसे प्यार से चूमते हुए सक करने लगा। चाहत तो अर्नब के इस टिप्स काफी ज्यादा हैरान थी। आते जाते हुए लोग भी उसे देख रहे थे, पर अर्नब किसी की परवाह न करते हुए चाहत को बस छूमे जा रहा था, सक के साथ बाइट कर रहा था। उनकी ये किस वक्त के साथ एक डीप पासमेंट किस में कन्वर्ट होती जा रही थी। इस किस में अर्नब इतना इन्वॉल्व था कि उसे किसी चीज का होश ना हो, बस एक नशा हो मोहब्बत का। अर्नब को यूं किस करता देखकर उसके सारे गार्ड उस दोनों के आसपास एक घेरा बना लेते हैं, ताकि चाहत को अपने बेशर्म पाती के साथ इंसाफ फील ना हो और ना कोई उन्हें देख सके। किस करते हुए अर्नब ने अपनी उंगलियां चाहत की उंगलियों से उलझाया हुआ था। वही चाहत अपने नाखूनों के निशान देने लगती हैं, पर अर्नब अपनी जीभ को चाहत की जीभ से उलझाए हुए लीक करते हुए किस करने लगा। वो चाहत को इस तरह चूम रहा था मानो जा उसे खा ही जाएगा। अब चाहत को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मजबूर होकर अर्नब को चाहत को छोड़ना पड़ा। अर्नब की नज़र चाहत के होठों पर पड़ी, जो किसी स्ट्रॉबेरी को तरह लाल हो चुके हैं, जिसे देखकर अर्नब खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन इस बार चाहत ने अपने बचाव में उसके ऊपर बार करेंगे की कोशिश की तो अर्नब ने अपनी किस को थोड़ा ब्रेक करते हुए मगर उसे बिल्कुल खुद से सताते हुए कहता है बेबी डॉल ऐसी गलती मत करना वरना तुम जिंदगी भर एंजॉय नहीं कर सकोगी। उसकी बेशर्मी भारी बारे से। आज के लिए इतना ही। जानती हूँ चैप्टर थोड़े बोर लाग रहे हैं, बट फिलहाल कुछ नहीं कर सकती क्योंकि घर पर बहुत मेहमान आए हुआ है। बेशक हमारा घर है। डेविल की बेपनाह मोहब्बत। अवनी और ईशान का कमरा। अवनी इन सब से बेखबर बड़े आराम से ईशान के कमर पर हाथ रखते हुए सो रही थी। ईशान भी आज खुद को रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके होंठ पर हल्के से किस करता है। उसे खुद नहीं पता जिसे वो भाग रहा था आज उसने ऐसा क्यों किया। वो अवनी को अपने बाहों में भर कर सो जाता है। अवनी भी ईशान के सीने में अपना सर छुपा लेती है। दोनों आगे आने वाले खतरे से बेखबर एक दूसरे को बाहों में लिए सुकून से सो रहे थे। भावना काम नहीं। एकांश के मेंशन के बाहर खड़ा एक आदमी किससे फोन पर कहता है यस बॉस काम हो गया, अब तो बस इंतजार है कल का। एकांश ने उसे देखकर गुस्से कहा जस्ट शट अप यू फूल, अगर बकवास बंद नहीं की तो मुंह तोड़ दूंगा। पवन अंदर आकर ईशा से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया तो ईशा ने अपना स्पून उसकी ओर बढ़ा दिया, इससे पहले कि वो स्पून से ईशा की प्लेट खा पाता। एकांश ने उसे घूरते हुए देखा तो उसके हाथ रुक गया। वही आदिति ने उसे एकांश का बनाया मैगी सर्व किया तो पवन और ईशा खाने लगे और बीच बीच में ईशा एकांश को खिलाने लगी। जबकि पवन तो किसी राक्षस की तरह खाए जा रहा था, उसने आदिति को पूछा तक नहीं। एकांश ने उसे देखकर गुस्से कहा जस्ट शट अप यू फूल, अगर बकवास बंद नहीं की तो मुंह तोड़ दूंगा। पवन अंदर आकर ईशा से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया तो ईशा ने अपना स्पून उसकी ओर बढ़ा दिया, इससे पहले कि वो स्पून से ईशा की प्लेट खा पाता। एकांश ने उसे घूरते हुए देखा तो उसके हाथ रुक गया। वही आदिति ने उसे एकांश का बनाया मैगी सर्व किया तो पवन और ईशा खाने लगे और बीच बीच में ईशा एकांश को खिलाने लगी। जबकि पवन तो किसी राक्षस की तरह खाए जा रहा था, उसने आदिति को पूछा तक नहीं। पवन और आदिति दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एकांश और ईशा भी अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आती है वेरी गुड राका।
जब 135 जंगल में वाइल्ड रोमांस करेंगे बेबी डॉल। अर्नब को यूं किस करता देखकर उसके सारे गार्ड उस दोनों के आसपास एक घेरा बना लेते हैं, ताकि चाहत को अपने बेशर्म पाती के साथ इंसार फील ना हो और ना कोई उन्हें देख सके। किस करते हुए अर्नब ने अपनी उंगलियां चाहत की उंगलियों से उलझाया हुआ था। वही चाहत अपने नाखूनों के निशान देने लगती हैं, पर अर्नब अपनी जीभ को चाहत की जीभ से उलझाए हुए लीक करते हुए किस करने लगा। वो चाहत को इस तरह चूम रहा था मानो जा उसे खा ही जाएगा। अब चाहत को सांस लेने में दिक्कत हुई तो मजबूर होकर अर्नब को चाहत को छोड़ना पड़ा। अर्नब की नज़र चाहत के होठों पर पड़ी जो किसी स्ट्रॉबेरी को तरह लाल हो चुके हैं, जिसे देखकर अर्नब खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन इस बार चाहत ने अपने बचाव में उसके ऊपर बार करेंगे की कोशिश की तो अर्नब ने अपनी किस को थोड़ा ब्रेक करते हुए मगर उसे बिल्कुल खुद से सताते हुए कहता है बेबी डॉल ऐसी गलती मत करना वरना तुम जिंदगी भर एंजॉय नहीं कर सकोगी। चाहत ने उसे गुस्से में घूरते हुए मन में कहा इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, और मुझे क्या समझते जो बार बार मुझे इस्तेमाल कर अपनी हवस को मिटाना चाहते हैं। इस बार मैं इन्हें मुझे इस्तेमाल करने नहीं दूंगी, इन्हें अभी मज़ा चखाती हूँ। चाहत अब अर्नब के किस का रिस्पॉन्स देने लगी। जब अर्नब ने ये महसूस किया तो वो मुस्कुराए हुए उसे देखने लगाता है। तब भी अचानक चाहत अर्नब के होठों को जोर काट लेती है। दर्द का एहसास होते ही अर्नब चाहत से अलग हो जाता है और अपने होठों पर अपनी उंगली से टच करता है तो उसके होठों से खून निकलने लगा था, जिसे साफ था चाहत ने बाकी में उसके होठों को काफ़ी जोर से काटा था। अर्नब चाहत की आंखों में देखने लगाता है, जिसे चाहत थोड़ा सहम जाती है पर कोई भी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर आने नहीं देती। उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था, पता नहीं अर्नब उसकी इस गलती का क्या सज्जा देगा। वही अर्नब उसे घूरकर देखते हुए अगले ही पल मुस्कुरा देता है। चाहत उसके ऐसा करने पर शौक रह जाती है, क्योंकि उसके सोच से बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अर्नब गुस्सा करने की जगह मुस्कुरा रहा था। अर्नब ने मुस्कुरा कर कहा बेबी डॉल अगर तुम्हें वाइल्ड रोमांस में इंटरेस्ट है तो चलो ना अपने विला में। कहा मना कर रहा हूँ बट ये पब्लिक प्लेस है और भोलेनाथ के सामने ये सब छी छी छी। चाहत उसे हैरान और परेशान नज़रों से देख रही थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था जिस ईशान को आज तक गुस्से के अलावा और कोई भी इमोशन पता ही नहीं था, आज वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था और कैसे सारा इल्जाम उस पर डालते हुए खुद मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। चाहत को इस वक्त काफ़ी तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अर्नब को घूरते हुए बॉडीगार्ड को अपने सामने से हटाते हुए जाने लगी। पर अचानक एक आवाज़ आई जैसे किसी ने गोली से शूट किया हो। पर चाहत का नसीब अच्छा था कि वो गोली उसे नहीं बल्कि उसके बगल वाले गार्ड को लगी थी और वो वहीं नीचे गिर गया था। खून से मंदिर की पूरी जमीन रंग चुकी थी, जिसे देखकर चाहत बुरी तरह से डर गई और उसके हाथ में पकड़े पूजा का सामान नीचे गिर गया। अर्नब चाहत को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। चाहत भी घबराते हुए उसे कसकर पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। अर्नब चाहत को इतना घबराए हुए देखकर कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हुए अर्नब उस नीचे खून से लथपथ पड़े आदमी को देखते हुए कहता है इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके कहने पर दो गार्ड उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही बाकी गार्ड अर्नब और चाहत को प्रोटेक्ट करते हुए ले जाने लगे। अर्नब और चाहत ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा हुआ था। उन्हें अचानक कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। ये गोलियां कहाँ से चल रही है जबकि आसपास कोई था भी नहीं। वही दोबारा गोलियां चलने लगी। इस बार डर से वहां मंदिर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वही अर्नब चाहत जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रहे, तभी एक गोली आकार चाहत और अर्नब को प्रोटेक्ट कर रहे एक गार्ड मेरे किसी को लगी, जिसे देखकर अर्नब भागते हुए उसके पास जाता है। उतने में फिर एक बार गोली चली जो कि अर्नब को जाकर के लगी, ठीक उसके हाथ पर। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर फिर भी वो अपने चोट की चिंता न करें, उस गार्ड को हॉस्पिटल पहुंचने में मदद करता है। इतने में अर्नब के सारे जख्मी हो चुके थे, किसी को पैर पर तो किसको हाथ कमर पर गोलियां लगी थी। सब जख्मी हालत में पड़े हुए थे। चाहत इतना सारा खून और इतने लोगों को जख्मी देखकर वही थर थर कांपने लगी। वही अर्नब की शर्ट भी बिल्कुल खून रंग चुकी थी, जिसे देखकर चाहत और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिस पर अर्नब चाहत का हाथ पकड़कर कहता है फिलहाल ये सब जानने का डरने का वक्त नहीं है, इसलिए प्लीज मुझ पर भरोसा करो। कहते हुआ चाहत का हाथ पकड़कर भागने लगा जाता है। दोनों भागते भागते मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ चुके थे जहां सिर्फ घना जंगल था। अर्नब चाहत के साथ उसके साथ भागते हुए जंगल में अंदर आते हैं। खुद से कहती है ये कहाँ ले जा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ तो था नहीं। फिर ये चाहत अपने सोच में घूम थी।
अर्नब मुस्कुराकर कहता है, लगता है आज यही रात गुजारनी होगी, ठंडे आसमान के नीचे प्यार की चादर बिछाए हम दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके सोएंगे, अर्नब ने आगे चलाते हुए मुस्कुराकर कहा। चाहत ने भी इस बार थोड़े गुस्से से इशारा करते हुए अपना दुपट्टा फाड़कर उसके बाजू में बांधते हुए कहती है, जंगल में कहाँ जा रहे हैं, मैं कब से चले जा रही हूँ, एक आप है जो कुछ बताते नहीं है। मैं अब और नहीं चल सकती, मेरे पैर दुख रहे हैं। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, तो कोई बात नहीं, मेरी ये मस्कुल बड़ी कब काम आएगी। कहते हुए चाहत को बाहों में लेकर चलते हैं हुए आगे बढ़ता है। चाहत भी उसके गले में अपनी बाहें डालकर एकटक उसे बेहद करीब से देखने लगी। इतने करीब से अर्नब का चेहरा काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्नब खुद पर उसकी नज़र में महसूस करते हुए कहता है, तुम्हारा ही हूँ जब देख लेना, लेकिन अब ऐसे माहौल में इतनी इंटेंस भरी नज़रों से देखोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। चाहत जल्दी से उसे अपनी नज़रें हटा लेती है, उसे इशारे में कहती है, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, हम किसी को कॉल करके भूल तो यहाँ से जा सकते थे ना, शाम होने को आई है, कोई जंगली जानवर आ गया तो। अर्नब ने उसके इशारे को समझते हुए कहा था, और अगर मैं कहूँ मैं जाना नहीं चाहता तो, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ इस सिचुएशन में भी बहुत बेहतर फील हो रहा है तो, अगर मैं कहूँ कि हम जंगल में वाइल्ड रोमांस करेंगे बेबी डॉल, बेसे करेंगे जैसे तुम्हें पसंद है तो, क्यों करोगी बेबी डॉल मेरे साथ ये नया वाला एक्सपीरियंस।